मैं आपके सामने रिच डैड पुअर डैड अध्याय 10 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 10 और ज़्यादा चाहिए, कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट न हो। उनकी नज़र में यह फिलॉसफी ज़्यादा है और इसमें काम की बातें कम है। मैं यह मानता हूँ कि फिलॉसफी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोग का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शन बातें जानना चाहते हैं। मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दे। दूसरे शब्दों में अवकाश ले और यह आकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और लगभग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दे और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकान में जाता हूँ और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फार्मूले का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फार्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में जोएल मार्कोविट्ज़ की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वह पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिस या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदे के साथ भी यही किया। ज़्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते या वे एक तरह से इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फार्मूला गलत है और उनका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फार्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करने के नहीं देखा था। किसी व्यक्ति को खोजें जिन्हें वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं। उनसे टिप्स ले। व्यवसाय की बारीकियां समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली सरकारी कर्मचारियों को खोजा। मैंने यह पाया कि वह भी इनमें निवेश करती हैं। तत्काल ही मैंने उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझसे यह समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादें को पाल लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग ले और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता हूँ। इसमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत कम होती है। जो मैं सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनार में भी जाता हूँ। मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नौकरी करने की कतई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, हमेशा ऑफ़र देते रहे। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूँ और सामान्यतः एक ऑफ़र लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि यह सही ऑफ़र क्या होना चाहिए तो यह भी नहीं जानता तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफ़र का आंकड़ा देते हैं। मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफ़र लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफ़र दे। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उसके हिसाब से यह बदतमीजी होती और इसके मकान मालिक को बुरा लग सकता था, परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट इतना कठोर श्रम
करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे बेहद सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही हैं। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। यह दुर्लभ है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफ़र देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ ही नहीं होता कि कोई चीज़ बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचता ना चाहता था। मैंने किसी भी चीज़ का स्वागत किया। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सूरों का भी ऑफ़र दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ऑफ़र कीमत से नहीं बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सुअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल मज़ेदार होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह मज़ेदार है, यह केवल एक खेल है। ऑफ़र देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा और मैं हमेशा अपने ऑफ़र में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफ़र में यह लिखता हूँ कि बिजनेस पार्टनर को अनुमोदक के बाद भी यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफ़र को मान लेती है और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फ़ोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं यह अजीबोगरीब तथ्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह जान सके कि यह खेल कितना आसान है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से ले लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोगों या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह है। आपको बाज़ार में जाना होता है और बहुत से लोग से बात करनी होती है और बहुत से ऑफ़र देने होते हैं। कई ऑफ़रों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करते रहते हैं। परंतु जब तक आप सिडी कॉफोर्ड का टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप बाज़ार में जाएं, चाहे सुपर मार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफ़र दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। यह ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैंने परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फ़ायदे के लिए 2 तख्तों का होना ज़रूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे से बहुत कम से होता है, परंतु परिवर्तन को भांप लेने से सौदे एक फ़ायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं निवेश करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भांप लेता हूं जो वहां काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूं और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह लगाए रहता हूं। मैं रुककर ड्राइवर से बात करता हूं। मैं पोस्टमैनों से भी बात करता हूं। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाज खोज लेता हूं, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूं कि सुधार के लक्षण कहां नज़र आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उन्हें यह पूछता हूं कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब तक करता हूं जब मैं कसरत कर रहा होता हूं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे स्टोर जाने या आने जाने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिसकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह
एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की ज़रूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसके तलाशना होता है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में से सेल लगती है जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार का सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतों बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमत बढ़ा देता है तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सभी जगहों पर खोजें। मेरी पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसे बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फ़ायदा खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना जिसकी खुद की कई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फ्लोर कीजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फ़ीस देकर यह सीखा था ऐसे कैसे किया जा सकता है। मेरी पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फ़ीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं न ही समय, इसलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उस लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैं भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की ज़रूरत से बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया, अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे इसका ऑफ़र दिया। उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी ज़रूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और ज़मीन खरीद ली। ज़मीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो या उसके से टुकड़े में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोग को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसलिए अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचार को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज़्यादा सामान खरीदने वाले को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यवसायी ज़्यादा खर्च करने वाले लोग को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचार को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फ़ोन पर पूछ लिया कि उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करे या फिर काम ही ना करे। इतिहास से सीखे। स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए जब तक 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं कमा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए केवल कुछ ही चीज़ है जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं किया और करो। जैसा इस पुस्तक कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।